हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हमने जो है नंद वंश पढ़ा था। अब इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होगी, लेकिन जिस समय नंद वंश का खात्मा होने वाला था उसी समय कुछ विदेशी आक्रमण हुए भारत पे। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जैसे ये अपना इंडिया है, इस समय वर्तमान का इंडिया जो है ऐसे करके। तो इधर जो पेशावर पाकिस्तान वाला इलाका, उस समय हम पढ़ रहे हैं लगभग 500 बीसी से भी पहले, 6वीं शताब्दी, यानी 500 बीसी और 6वीं शताब्दी के बीच, 6वीं शताब्दी से 500 बीसी के बीच का समय पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो था पाकिस्तान वाला इलाका अपने भारत में था। यहीं पर जो इस समय पेशावर पाकिस्तान है, वहाँ पर तक्षशिला था। यहीं पर तक्षशिला एक विश्वविद्यालय हुआ करता था अपने भारत का, जो कि सबसे पहला विश्वविद्यालय कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर क्या था, चाणक्य जो थे वो पढ़ाते थे। चाणक्य पढ़ाते थे और यहीं से जो आक्रमण होते थे लगभग इसी करीब से सब होते थे। यहीं पर जो था मगध इधर, और मगध का जो क्षेत्र था वो इधर गुजरात के क्षेत्र में था, गुजरात और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल इधर। तो यहाँ पर जब सिकंदर के आने की खबर जो है मिली यहाँ के लोगों को, तो यहाँ पर चाणक्य जो थे वो यहाँ से गए मगध के सम्राट, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली था। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, भारत के सीमाओं को मजबूत कर दीजिए, यहाँ पर मतलब अपने सैनिक लगाइए या किलेबंदी कीजिए। तो ये जो पेशावर पाकिस्तान वगैरह था, इसको उन्होंने क्या कहा कि इसको आप मजबूत कर दीजिए, यहाँ पर सैनिक लगवा दीजिए या मतलब किलेबंदी कराइए, वो आपका काम है। तो यहाँ मगध के जो सम्राट थे घनानंद, वो कहे, अरे दुष्ट, तुम नीच, एक तुच्छ से ब्राह्मण आके हमको सलाह दे रहे हो, मतलब कि हम महान सम्राट हैं और आप एक मामूली शिक्षक हैं, हमारे कोई राज्य के कर्मचारी भी तो नहीं हैं कि हमारे राज्यसभा के कोई कर्मचारी हों या मंत्री हों। तो आप जो हमको सलाह दे रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानते हैं। तो वहाँ से तभी से क्या हुआ, वहीं से चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी थी कि जब तक हम नंद वंश का जो है विनाश नहीं करा देंगे, यानी तब तक हम अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से जब ये आ रहे थे यहाँ से ये मगध से, तो इधर एमपी के पास, मध्य प्रदेश के पास, इन्होंने क्या देखा कि एक बालक है जो ऊंचे चट्टान पे बैठा हुआ है, कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं, जिसको राज्य खेल भी कहते थे, राजाओं का खेल भी कहते थे। तो एक बच्चा था जो कि ऊंचे चट्टान पे बैठा हुआ था, और बच्चे जो हैं अपनी समस्याएं बारी बारी से ले जा रहे थे उसके पास और उसका हल पूछ रहे थे। तो राजा का उस समय जो रोल अदा कर रहा था बच्चा, वो उनकी समस्याओं को सुनता बड़े ध्यान से और उसके बाद उनको हल देता कि आप ये काम ऐसे करिए या आपकी समस्याएं ये हैं तो ऐसे सॉल्व होंगी। तो फिर यहीं पर उन्होंने देखा, ये कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, वो बालक था जो राजा बना था, चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं से ये अपने मामा के यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य रहते थे। तो वहीं से चाणक्य ने इनको इनके मामा से 8000 पेशावर, जो उस समय की मुद्रा थी उसमें खरीदा, यानी 8000 मुद्राएं देके इनको खरीद लिए और लेके चले आए तक्षशिला पे। यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि पेशावर पाकिस्तान का जो तक्षशिला है वो आधुनिक भारत में कहाँ पर स्थित है, मतलब आधुनिक भारत में है या नहीं, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ठीक है, तो इस समय जो है कहाँ, पाकिस्तान में उसका क्षेत्र पड़ता है विभाजन के बाद। तो ये पाकिस्तान में तक्षशिला हो गया है। तो अब यहाँ पर जब इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लेके चले आए इस बच्चे को, क्या हुआ, पालन पोषण करने लगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो विदेशियों का आक्रमण हुआ, यानी सबसे पहले विदेशियों ने आक्रमण किया, तो कौन से विदेशी थे, तो ईरानी थे, ना कि यूनानी। जो यूनान का था कौन, सिकंदर, जिसे ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो पहला शासक नहीं था जिसने भारत पर आक्रमण किया था।
सबसे पहला जो आक्रमण किया था यूनानियों ने किया था, ईरानियों ने किया था। ईरानियों में भी डेरियस जो था वो प्रथम शासक था जिसने हम लोगों मतलब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो पहला विदेशी आक्रमण था वो कौन था? ईरानियों द्वारा हुआ, ईरानी का। ये बहुत कम लोग जानते हैं और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो लोग गलत करके ही आते हैं। वो सोचते हैं सबसे पहला जो आक्रमण है सिकंदर का है, वो यूनान का है, तो वही टिक करके चले आते हैं। नहीं, सबसे पहला जो शासक था वो डेरियस था, वो भी कहाँ का? ईरान का, यानी ईरानियों द्वारा सबसे पहले जो है आक्रमण किया गया। तो पहला सफल आक्रमण किया हुआ, पहला सफल आक्रमण जो है कहाँ? डेरियस द्वारा किया गया। डेरियस कहाँ का है? ये ईरान का है, ईरानी है। ये कहाँ का शासक है? ईरानी है। तो ये पहला सफल आक्रमण डेरियस ने किया। और ये जो डेरियस था वो हमखानी वंश साम्राज्य का था। तो ये हमखानी साम्राज्य का मतलब इसके जो शासक थे, जो ये पहले जहाँ शासन करता था ईरान में, वो हमखानी साम्राज्य उसके नाम से जाना जाता है। जब इसने भारत के जो क्षेत्र थे, जैसे तक्षशिला के क्षेत्र थे और कम्बोज के थे, गांधार के क्षेत्र थे, इनको जीत लिया। कम्बोज और गांधार के क्षेत्र को इसने जीत लिया। तक्षशिला के कुछ भागों को जीता था। वैसे तक्षशिला तो एक विद्यालय था, उसको क्या जीतेगा, उसमें क्या मिलेगा इसको। लेकिन तो फिर इसने क्या, गांधार और कम्बोज को जीता। गांधार और कम्बोज को जीता। ये लगभग आपका आक्रमण जो है वो 580 के BC के समीप में हुआ था। और उस समय क्या हुआ, गांधार का क्षेत्र थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना भारत हो गया, तो ये पेशावर पाकिस्तान, तो ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र ये गांधार का होता था। इधर जैसे ये भारत है, तो ये भारत जब हो जाएगा तो यहीं पर ये वाला क्षेत्र जो होता था गांधार का क्षेत्र होता था। इसके नीचे कम्बोज, तो इसको ईरानियों ने जीत लिया था। अब आएगा अलेक्जेंडर। हाँ, और इस क्या हुआ, जो हेरोडोटस थे, इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, इन्होंने क्या काम किया, हेरोडोटस ने इसको जो ये गांधार और कम्बोज का जीता हुआ क्षेत्र का वर्णन करते हुए लिखा कि ये डेरियस का 20वां क्षेत्र था, उसके राज्य का 20वां क्षेत्र था। तो इन्हीं से जब ये लोग आए, ईरानी लोग आए, तो इससे क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ आर्मोइक लिपि जो है उसका विकास हुआ, और मतलब कई चीज़ें विकसित हुई। भारत में जो राजा लोग रहते थे और उनके सेना वेना कहीं जब जाती थी तो उनके शिविर में जो मेन राजा होते थे उनके शिविर में क्या होता था, आग जला करता था। तो ये परंपरा ईरानियों ने भारत से ग्रहण किया। तो इसके बाद आएंगे सिकंदर महान। सिकंदर महान जब आएगा तो उस समय उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे सिकंदर जो है वो मर्दुनिया, जिसे वहाँ का ये शासक था, यूनान का था, ये ईरान के बाद। तो जब आएगा तो इनसे लड़ाई, क्योंकि ये वाला क्षेत्र यही से भारत में प्रवेश कर सकते हैं,
ये भारत का क्षेत्र मान ले, बार बार बनाना पड़ रहा है। और यहाँ इसी क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, ईरान का शासन था, ईरानियों का शासन था, तो इनसे इनको लड़ना पड़ेगा। तो मर्दुनिया जो है वहाँ से आए और इनसे लड़े और इनसे विजयी हुए, ईरानियों से विजयी हुए, तो भारत में प्रवेश किए। अब तो हम आते हैं सिकंदर। सिकंदर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सिकंदर, सिकंदर कहाँ से आया था, मर्दुनिया। मर्दुनिया ये यहाँ का शासक था, यूनान का था, मर्दुनिया पर शासन करता था। इसके पिता की बात किया जाए तो फिलिप इनके पिताजी थे। पिता कौन हो जाएंगे, फिलिप। एक फिलिप इसके साथ प्रबंध कार्य करता था, वो फिलिप अलग था, इनके पिता अलग थे, मतलब दोनों का नाम मैचिंग करता था। इनके माता जो हो जाएंगी वो अलेक्जेंड्रिया, कह ही नहीं पाएंगे, माता हो जाएंगी डेरिया, अलेक्जेंड्रिया हो जाएंगी। इनकी माता कौन हो जाएंगी, अलेक्जेंड्रिया, और इनका जो उपनाम हो जाएगा अलेक्जेंडर, मतलब इनके माता से मिलता जुलता नाम था इनका। तो इनका नाम जो हो जाएगा, उपनाम, उपनाम जो हो जाएगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, कहीं कहीं लिखा होता है द ग्रेट अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर महान। तो ये इनका, जब ये आए भारत पर, भारत में कब आए ये 326 में, और यहाँ से गए कब, तो 325 में। लगभग भारत में 19 महीनों का शासन काल या इनका यहाँ दौरा रहा भारत में। तो ये भारत का आएंगे, भारत आएंगे 326 बीसी में, और भारत आया, भारत से 325 बीसी में जाएंगे। अगर आपको ये निकालना है कि आपसे भारत में कब सिकंदर आया था, तो 326 जोड़ दीजिए 2023 में, फिर आ जाएगा आपका। तो भारत ये 326 में आए, 326 बीसी में, और 325 बीसी में यहाँ से चले गए, वापस चले गए। 19 महीनों का ये यहाँ पर दौरा रहा है। आप ये मैं बता रहा हूँ, कई बार मैंने बता दिया। सिकंदर जब भारत में आया तो भारत के शासकों से कुछ हिस्से क्या हुआ, युद्ध हुआ, लड़ाई लड़ना पड़ा। तो यहाँ पर ये हाई डे स्पीड जिसे कहते हैं, हाई डे, वहाँ पर जिसे आधुनिक जो नदी है, इसका बितिस्ता नाम भी है, जो आधुनिक झेलम नदी है, उसके किनारे ये राजापुर से लड़े। आप कहानियाँ भी तो पढ़े होंगे इतिहास में, राजापुर की और सिकंदर की लड़ाई। तो यहाँ पर ये राजापुर से लड़ाई लड़े, आधुनिक बितिस्ता के पास में। आधुनिक झेलम, बितिस्ता इसका वैदिक नाम है, और हाइडे स्पीड जो इनके साथ आए थे लेखक, उन्होंने लिखा है। या बितिस्ता, बितिस्ता, ब्रैकेट में आधुनिक नाम इसका क्या हो जाएगा, झेलम। झेलम नदी जो है वो आधुनिक नदी, इसका बितिस्ता का आधुनिक नाम है। इसके किनारे लड़े, और क्या हुआ, पूर्व जो राजा था वो हार गया। तो किसके, राजापुर वर्सेस सिकंदर, सिकंदर का युद्ध हुआ। इसमें राजापुर हार गए। कहा जाता है कि राजापुर जो थे वो बहुत हट्टे खट्टे थे,
मतलब अच्छे थे, लंबे चौड़े। तो इनको राजापुर को बेड़ियों में गतर के सिकंदर के सामने ले जाया गया। तो उस समय सिकंदर की पत्नी जो वहीं उपस्थित थी, तो राजापुर को देख के वो हंस दी। तो राजापुर से क्या किया, सिकंदर ने रक्षा बंधन बंधवा दिया। अब राजापुर नहीं बांधेंगे, सिकंदर की पत्नी बांधेगी, जो है रक्षा बंधन बंधवा दिया राजापुर को अपनी पत्नी से। तो ये भाई बहन हो गए। तो यहाँ पर अब जितने भी अभियान होंगे सिकंदर के, उसमें राजापुर जो होंगे इनके साथ रहेंगे। जो ये लड़ाई हुई थी वो 325 बीसी में हुई थी। ये राजापुर और सिकंदर की लड़ाई 300 युद्ध कब हुआ था, तो 325 बीसी में हुआ था। उस समय वितिस्ता नदी के समीप यानी किनारे लड़ा गया था, क्योंकि ये क्षेत्र होते थे, नदियों के क्षेत्र जो होते थे वो खाली होते थे, बड़े बड़े होते थे क्षेत्र। जैसे आप कहीं बड़े नदी घाघरा वगैरह देखे होंगे तो देखे होंगे बहुत लंबे, बहुत दूरी चौड़ी में फैली हुई नदी होती है ये। लेकिन गर्मियों में जो होता है इसकी धाराएं समिट जाती हैं और इधर खूब रेत वाले क्षेत्र खूब दूर दूर तक फैले होते हैं, तो इनमें जगह होता है। तो इसी स्थान पे इन दोनों का युद्ध हुआ था, ऐसे झेलम नदी के किनारे। कहा जाता है कि जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या काम किए, इस युद्ध के बाद ये भारत में आगे बढ़ना चाहता था। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाके भेष बदल के इनके सैनिकों में शामिल हो गए। और जब इनके सैनिकों में शामिल हो गए तो वहाँ पर एक अफवाह फैला दिया, कहा कि जो भी ब्यास नदी में प्रवेश करेगा, ब्यास नदी को पार करके इंडिया में आना पड़ता क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में से इधर, तो फिर के जो भी पानी को छुएगा वो मौत, मतलब मृत्यु हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा अफवाह फैल गया कि सिकंदर के जो सैनिक थे उनके मनोबल ही टूट गया और उन्होंने नदी में अंदर जाने से ही इनकार कर दिया। इस तरह क्या हुआ, सिकंदर का जब जो सेनाएं आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो सिकंदर जो है लौट गया। तो सिकंदर की जो सेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ आके लौट गई, तो ब्यास नदी के समीप आकर लौट गई। ब्यास नदी के जो है पानी को उन्होंने टच नहीं किया, यानी ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब देखिए सिकंदर जो है वो, सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु, आप समझिए कितना महान है। अरस्तु हैं सिकंदर के गुरु। सिकंदर के गुरु कौन हो जाएंगे, अरस्तु। अरस्तु। और देखिए अरस्तु की जो एक पुस्तक है वो पॉलिटी करके पुस्तक का नाम है, ये पूछी जाती है। पॉलिटी इनकी पुस्तक है, कई पुस्तकें हैं लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से पॉलिटिक्स बुक है। और अरस्तु के अगले जो शिष्य होंगे वो प्लेटो होंगे। प्लेटो जो मतलब महान दार्शनिक भी हुए। प्लेटो ने एक बुक लिखी, प्लेटो ने रिपब्लिक नामक की एक पुस्तक लिखी। तो इनके पुस्तक का नाम क्या है, प्लेटो के रिपब्लिक। और इसके बाद प्लेटो के जो शिष्य होंगे वो सुकरात होंगे। प्लेटो के शिष्य कौन होंगे, सुकरात। सुकरात के नोटबुक, यानी सुकरात ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुकरात ने कौन सी पुस्तक लिखी है, और कई बार ढेर सारे मतलब जैसे उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3-4, फिर उसके बाद कहेंगे एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो वही आपको चुनना है। क्योंकि जो सुकरात है उसने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, वो केवल दार्शनिक का सुकरात ने काम किया। देखिए सिकंदर के साथ कुछ व्यक्ति आए थे भारत में जो उनके कार्य कर रहे थे, उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम भी जान लेते हैं। जैसे सेल्यूकस निकेटर जो थे, या निकेटस,
तो ये थल सेना के सेनापति थे। यहाँ देख लेते हैं। निकेटर, तो ये क्या थे? थल सेना, जो पैदल चलती थी सेना, थल सेना के सेनापति, थल सेना के सेनापति हो जाएंगे सेल्को निकेटर। और नियार्क जो थे वो जल सेना के सेनापति थे, यानी जो नदियों में पार करना होता था या नदियों में कोई लड़ाई, क्योंकि ये विश्व विजय करने चला था सिकंदर, तो उसके साथ जो अगले सेनापति होंगे नियार्कस, तो ये हो जाएंगे जल सेना के सेनापति। इसके साथ इतिहासकार भी एक आध लोग थे, क्योंकि वो देखते थे क्या कर रहे हैं या कहाँ लड़ाई हो रही है, या जहाँ गए वहाँ की सभ्यताएं क्या हैं, सिकंदर जहाँ जाता था। तो इसके साथ कई इतिहासकार भी थे एक आध, तो उसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको हम जान लेते हैं। अरिस्टोबुलस जो थे ये इतिहासकार थे, ये इतिहासकार इन्हीं के साथ थे, ठीक है। सिकंदर, और ये इनके पिता का नाम जो हमने बताया था तभी बताया था, फिलिप्स जो थे वो प्रबंध कार्य करते थे, लेकिन वो ये पिता इनके नहीं थे। फिलिप्स इनके पिता का नाम भी है, और वो एक प्रबंध कार्य करते थे फिलिप्स। प्रबंधन कार्य। तो फिलिप्स जो थे इनके पिता का भी नाम था, और उनका प्रबंधन कार्य का काम भी फिलिप्स नामक व्यक्ति करता था। दोनों एक नहीं है, आप ये ना समझना। देखिए सिकंदर जो है, सिकंदर को एक पुस्तक थी वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी, जो इलियाड बुक थी, जिसके लेखक होमर थे। इलियाड बुक वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद थी सिकंदर को। इलियाड पुस्तक सिकंदर को पसंद थी। इलियाड पुस्तक, इनके गुरु जो ये अपने गुरु का कहना बहुत मानता था, तो इनके गुरु जो अरस्तु थे उन्होंने कहा था इलियाड पुस्तक को आप अपने साथ रखना और इसको पढ़ते रहना। इसमें क्या था, जो वीर रस की कविताएं वगैरह इसी में थी। सिकंदर का जो घोड़ा था वो बाकोयाल था। इसी के नाम पर जब इसकी मृत्यु हो गई तो सिकंदर ने एक नगर बसाया भारत में, और सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 बीसी में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पर जब इसका मनोबल जो इनकी सेना का था डाउन हो गया, तो यहीं पर इनकी घोड़ा का जो था वो मृत्यु हो गई। तो इनका और ये ज़्यादा दुखी हुए, प्रिय घोड़ा था, तो ये और ज़्यादा दुखी हुए और ये बीमार पड़े। और ये इनको यहाँ से जब गए तो बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है, ये इराक में है, कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई सिकंदर की, तो इसने कहा कि हमारे हाथों को खोल देना, क्योंकि जो सिकंदर विश्व को विजय करना चाहता था वो सिकंदर आज कुछ नहीं लेके जा रहा है। इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके हाथों को खोल दिया गया था। ये हुई सिकंदर की। यहाँ से सिकंदर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठते थे उसको इस वीडियो में यानी इस क्लास में लिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य।
अगले वीडियो में। वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास हो। और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर दीजिए। वो बेल बना होता है ऐसे, जहाँ आप सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर ऐसे बेल बन जाता है, तो उस पर टच करेंगे तो आएगा ऑल का ऑप्शन। कई ऑप्शन आएंगे कई बेल बन के, तो उसमें ऑल कर दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।